हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के आंसर मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो आइए बिना किसी देरी हम लोग शुरू करते हैं और इकोनॉमिक के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भुगतान संतुलन क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भुगतान संतुलन क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले भुगतान संतुलन के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आईएस वक्र में स्थानांतरण का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आईएस वक्र है, यहाँ पे आपको आईएस वक्र में स्थानांतरण के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेरित विनियोग का क्या अर्थ है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरित विनियोग का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको प्रेरित विनियोग के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की क्या विशेषता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मुद्रा है, यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की क्या विशेषता है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजकोषीय नीति का महत्व स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो राजकोषीय नीति है, यहाँ पे आपको राजकोषीय नीति का महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है, यहाँ पे आपको बताना है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वास्तविक आय क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक आय क्या है, यहाँ पे आपको वास्तविक आय के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ घरेलू उत्पाद क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ घरेलू उत्पाद क्या है, यहाँ पे आपको कुछ घरेलू उत्पाद के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय गणना की व्यय विधि की विवेचना कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय आय गणना की व्यय विधि है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय आय गणना की व्यय विधि के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय की मार्शल की परिभाषा बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय आय है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय आय की मार्शल की परिभाषा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यापक अर्थशास्त्र का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यापक अर्थशास्त्र है, यहाँ पे आपको व्यापक अर्थशास्त्र का क्षेत्र बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, त्वरक से क्या तात्पर्य है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरक से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको त्वरक के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आईएस और एलएम फलनों में एक ही समय स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो आईएस और एलएम फलन है, यहाँ पे आपको आईएस और एलएम फलनों में एक ही समय स्थानांतरण को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुणक एवं त्वरक की पारस्परिक क्रिया का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो गुणक एवं त्वरक है, यहाँ पे आपको गुणक एवं त्वरक की पारस्परिक क्रिया का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में गुणक की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे आपको एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में गुणक की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोग प्रवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो उपभोग प्रवृत्ति है, यहाँ पे आपको उपभोग प्रवृत्ति को स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, चक्रीय आय प्रवाहों का महत्व बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो चक्रीय आय प्रवाह है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको चक्रीय आय प्रवाहों का महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय के महत्व को बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय आय है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय आय के महत्व को बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, फिलिप्स वक्र बेरोजगार और स्फीति में संबंध की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो फिलिप्स वक्र है, यहाँ पे आपको फिलिप्स वक्र में बेरोजगार और स्फीति में संबंध की स्पष्ट व्याख्या करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आईएस और एलएम मॉडल किसे कहते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि आईएस और एलएम मॉडल किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको आईएस मॉडल के बारे में बताना है और एलएम मॉडल के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर बताइए तथा व्यापक अर्थशास्त्र की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र है, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। उसके बाद आगे आपको व्यापक अर्थशास्त्र की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय को नापने की विभिन्न विधियों को समझाइए, राष्ट्रीय आय के विश्लेषण की क्या उपयोगिता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय आय है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय आय को नापने की विभिन्न विधियों को समझाना है। उसके बाद आगे आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय आय के विश्लेषण में क्या
उपयोगिता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, इसके प्रारूपों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आय के चक्रीय प्रवाह है, यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है कि आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, उसके बाद आगे आपको इसके प्रारूपों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, किन्स के प्रभावपूर्ण मांग सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो किन्स है, यहाँ पे आपको किन्स के प्रभावपूर्ण मांग सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजकोषीय नीति से क्या तात्पर्य है, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि राजकोषीय नीति से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको सबसे पहले राजकोषीय नीति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके उद्देश्यों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजकोषीय नीति के प्रमुख उपकरणों की व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो राजकोषीय नीति है, यहाँ पे आपको राजकोषीय नीति के प्रमुख उपकरणों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता का अर्थ बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पूंजी है, यहाँ पे आपको पूंजी की सीमांत उत्पादकता का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, त्वरक सिद्धांत किन किन सीमाओं के अंतर्गत कार्य करता है, वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो त्वरक सिद्धांत है, यहाँ पे आपको बताना है कि त्वरक सिद्धांत किन किन सीमाओं के अंतर्गत कार्य करना है और यहाँ पे आपको त्वरक सिद्धांत का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्याज क्या है, किन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ब्याज के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको किन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यापार शेष एवं भुगतान शेष में अंतर को स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यापार शेष है और जो भुगतान शेष है, इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको व्यापार शेष एवं भुगतान शेष में अंतर बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।